पीयू जैन, शिल्पी जैन, ईशा जैन, शौना जैन, मनु चाचा, आदि जैन, सारू जैन। इसी हमें बताएं। वो आज का प्रदर्शन प्रस्तुत करें। काली जैन का नाम आया है 7 मिनट के लिए। हेलो बोलो नाथ भगवान की जय। बोलो देवनाथ जी आत्मा भगवान की जय। बोलो डॉक्टर रवि महाराज की इंदौर में विराजमान अगंजन विद्यालयों की जय। बोलो बोलो दुर्गा कुमार विश्वनाथ जी गंभीर जी माता जी की जय। मन करेंगे मनन करेंगे जैन भगवान कल्याण करेंगे मस्त रही भगवान बनेंगे नार की होकर अधोलोक में दुखों से ही त्रस्त रहेंगे कोट लोक की चकाचौंध से भोगों में ही मस्त रहेंगे। मर्त्य लोक में जन्म लिया है मानुष्य हमको साथ करेंगे जम्बूद्वीप की सैर करेंगे पर्वत नदियां देखेंगे श्रीमंदर प्रभु के महाविनय में जाएंगे रत्नेश्वर के जिन मंदिर में मन जाएंगे। जागो भविजन समय अल्प है तन से निकलेंगे प्राण भेदमती आयु में ही तू कर ले अब अपना कल्याण। अब न रुकेंगे अब न थकेंगे मोक्ष पथ में चलते रहेंगे अष्ट कर्म को नष्ट कराने आओ सिद्धों के दरबार। सिद्धों के रघुनंदन हो तुम सिद्ध ज्ञान सिद्ध स्वरूप का ध्यान लगा कर सिद्ध सिला पर जाएंगे। वाजिन वाणी श्रवण करेंगे पठन करेंगे मनन करेंगे जैन भगोल का ज्ञान करेंगे भक्त नहीं भगवान बनेंगे। मनन करेंगे पठन करेंगे मनन करेंगे जैन भगोल का ज्ञान करेंगे भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भगवान की जय। दूसरा नाम श्रीमती रूपाली जी है। 7 मिनट कर रहे हैं सभी लोग तालियों से अनुमोदन करें। 7 मिनट करते हुए पूरे पर पूजना जाए स्वागत दुर्गा माता जी इस बार नमस्त्री भुवनार्ति हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितला मलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्री जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय तुभ्यं नमः रविसमातव तेजिकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग
परमेश्वर श्री भगवान की देवादिदेव श्री प्रजाराधीनाथ भगवान की मूल नायक श्री प्रजाराम शांतिनाथ भगवान की जम्बूद्वीप के 78 जीन चैत्यालयों की मध्य लोक के 458 जीन चैत्यालयों की 3 लोक के समस्त कृत्रिम जीन चैत्यालयों की पंचमेरु के 80 जीन चैत्यालयों की नंदीश्वर द्वीप के 52 जीन चैत्यालयों की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज की परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की युग प्रमुख श्रमणाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज की द्वादशाम जिनवाणी माता की एक समय विश्व धर्म की 105 विष्णुता श्री माता की जय 105 विगम्या श्री माता की जय 14 नदियां होती कितनी होती है भरत क्षेत्र में से कितनी नदियां निकलती है 3 ऐरावत क्षेत्र में से कितनी निकलती है 3 नदियां बाकी सारे क्षेत्रों में से कितनी निकलती है 2 नदियां जम्बूद्वीप में कितने तालाब होते हैं कितने 6 तालाब होते हैं 6 तालाब के नाम क्या है पद्म महापद्म सिंगी केशरी महापुंडरी और पुंडरी ठीक है जम्बूद्वीप का विस्तार कितना है 1 लाख मीटर याद हो गया अब अपन आगे बढ़े भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है 526 सहित 6 डिवाइडेड बाय 90 कल हो चुका ये भी हो गया हाँ यहाँ से निकल कर भरत क्षेत्र के दक्षिण भाग में प्रवेश करती है अब डायग्राम निकाल देखो यहाँ समझ में आ रहा है पद्म सरोवर से ये पद्म सरोवर से निकली ये गंगा नदी और सिंधु नदी हिमवत पर्वत का जो मूल है यहाँ पे जो एरो जैसा बना हुआ है वहां पे कौन कौन से कूट है गंगा कूट और उस साइड ठीक है वहां से निकल के ये विजया पर्वत के मूल में यानी पूर्व पश्चिम बहती है गंगा नदी पूर्व की साइड यानी हमारी साइड और सिंधु नदी उस साइड यानी दक्षिण की साइड और फिर उत्तर से दक्षिण की ओर यानी ये वाला पोर्शन उत्तर कहलाएगा नीचे वाला पोर्शन दक्षिण इसलिए वहां लिखा था उत्तर से दक्षिण की ओर आते हुए कहा विजया पर्वत में कौन सी 2 गुफाएं विजया पर्वत के मूल में ये जो गुफा जैसे बनाई हुई है तो उसमें से 2 पूर्व खंड प्रभात और तिमिस्त्री नाम की जो 2 गुफाएं वहां से निकलकर क्या आती है यहाँ पे भरत क्षेत्र में 2 पार्टीशन कर देती है यहाँ से निकलेगी और वहां से निकलेगी तो टोटल विजया पर्वत और गंगा सिंधु नदी के कारण भरत क्षेत्र के कितने डिवाइडेशन हो गए 6 पार्टीशन टोटल हो गए 3 मलेच और 3 मलेच ऊपर और लास्ट और ये वाला मलेच और बीच में आर्यकुट जहाँ पे अपन रहते हैं नेक्स्ट अब जो जम्बूद्वीप है उसके सेंटर में क्या है सुमेरु पर्वत विदेश क्षेत्र नहीं सेंटर में क्या है सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है भूल जाते 1,40,000 योजन कहाँ पे है नीचे में और चित्रा पृथ्वी के ऊपर कितना है 99,040 योजन ठीक अब उत्तर दक्षिण बहती हुई दोनों नदियां दक्षिण भारत के अर्धभाग तक जाकर पूर्व और पश्चिम समुद्र की ओर मुड़ जाती है यानी नीचे जाके पूर्व में जो लवण समुद्र आएगा वहां मुड़ जाएगी और वो नदी जाके नीचे जो पश्चिम साइड का जो लवण समुद्र है वहां पे मिल जाएगी इस प्रकार इन 2 नदियों और विजया पर्वत से विभक्त
भरत क्षेत्र के कितने खंड हो जाएंगे? 6 खंड। विजयात के दक्षिण के 3 खंडों में मध्य का खंड आर्यखंड और शेष 5 खंड। आर्यखंड में ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, यानी तीर्थंकर भगवान कहाँ जन्म लेते हैं? सिर्फ आर्यखंड में जन्म लेते हैं। विजयात पर्वत के उत्तर के 3 खंडों में मध्य वाले मलेश खंड के बीचों बीच में वृषभगिरी नाम का एक गोल पर्वत है। कल आपने देखा था चक्रवर्ती जाकर अपनी प्रशस्ति कहाँ लिखता है? वृषभगिरी में। और दिग्विजय के बाद चक्रवर्ती इसी पर्वत पर अपनी प्रशस्ति लिखता है। अब सबसे पहला पर्वत कौन सा था? भरत क्षेत्र का अपन ने पूरा डिटेल समझ लिया। भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप का कौन से भाग है? 190वां भाग, ठीक है। इसलिए 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप है, तो 1 लाख योजन से 190 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 526 सहित 6 डिवाइडेड बाय 90। समझ में आ गया? तो जम्बू द्वीप का 190वां भाग भरत क्षेत्र है। अब भरत क्षेत्र के ऊपर क्या आता है? हिमवान पर्वत, ठीक है। तो ये हिमवान पर्वत के बारे में अपन समझते हैं। भरत क्षेत्र की उत्तरी सीमा में हिमवान पर्वत है और वो कैसे कलर का है? गोल्ड जैसे कलर का। हिमवान पर्वत का कलर कौन सा है? गोल्ड कलर का। और इसका विस्तार भरत क्षेत्र से डबल है। कितना है? भरत क्षेत्र से डबल। तो भरत क्षेत्र का अपन एवरेज 526 समझेंगे तो हिमवान पर्वत का कितना हो जाएगा? 1052 1000। अच्छा 10वां, ऐसा पहली बार सुना। ठीक। हिमवान पर्वत पूर्व और पश्चिम समुद्र तक फैला है, ठीक। और इस पर्वत पे कितने कूट है? 11 कूट है। पहले थियरी देख लो, फिर मैं प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन कर देंगे। इस पर्वत पे कितने कूट है? 11 कूट। और इन कूटों में पूर्व दिशा के कूट पर क्या है? जीव मंदिर है। और बाकी जितने भी कूट है, यानी बाकी कितने बचे? 10। तो 10 कूट पर क्या है? व्यंतर देवों के और देवियों के क्या है? भवन है। क्योंकि अपन ने देखा था मध्य लोक में भी भवनवासी और व्यंतरवासी देव रहते हैं। तो व्यंतरवासी देव कहाँ रहते हैं? हिमवान पर्वत के 10 कूट जो बाकी के हैं वहां पर कौन रहते हैं? व्यंतर देव, व्यंतरवासी देवों के देव और देवियां रहती है। और जो 11वें नंबर का कूट जो पूर्व दिशा की ओर है वहां पे क्या है? जीव मंदिर है। इन पर्वत के बीचों बीच में पद्मा नाम का तालाब है। इसके पूर्व और पश्चिम द्वार से क्रमशः गंगा सिंधु नदी तथा उत्तर द्वार से रोहितास्य नदी निकलती है। अपन ने देखा था। अब बोलिए आप जम्बू द्वीप का डायग्राम। ठंडी लग रही है थोड़ी। जम्मू नहीं, भरत क्षेत्र, ठीक। ये रहा आपका ये हिमवान पर्वत। कौन से कलर का है? गोल्ड कलर का, ठीक। अब ये पेंसिल कलर की है इसलिए इतना ही दिखा सकते हैं। उस पे कितने कूट है? 11 कूट। 11 कूट में से आप देख रहे हो एक साइड क्या है? मंदिर है। यानी आप जम्बू द्वीप में इतना रख लो कि जम्बू द्वीप में जहाँ जहाँ पर्वत है उस पर्वत पे जहाँ जहाँ जितने कूट है उस कूट में जो पूर्व दिशा में जो कूट है उसके ऊपर क्या है? जीव मंदिर। तो टोटल कितने कूट हो जाएंगे जम्बू द्वीप में? कितने मंदिर हो जाएंगे? 6 पर्वत, तो कितने मंदिर हो जाएंगे? 6 कूट, ठीक। तो सभी के राइट डायरेक्शन में आप देख सकते हो, ठीक है। और विजयात पर्वत है जो एक यहाँ विजयात पर्वत भरत क्षेत्र में है और ऐसी सेम सिचुएशन ऐरावत क्षेत्र में। तो एक विजयात पर्वत की राइट डायरेक्शन में चैत्यालय है और एक ऐरावत क्षेत्र के राइट डायरेक्शन में चैत्यालय है। तो जम्बू द्वीप में टोटल कितने चैत्यालय हो गए? 8 हो गए। 6 पर्वत की पूर्व दिशा में 6 और भरत और ऐरावत क्षेत्र के विजयात पर्वत में 1-1। तो टोटल कितने हुए? 8 चैत्यालय हुए। अब कितने
का नाम भी है। और यहाँ पे आपको एक जिन मंदिर मिलेगा। हिमवंत पर्वत क्लियर, और उसमें से 2 नदी निकली है और एक नदी ऊपर की ओर जाती है रोहितास्या और 2 नीचे की ओर। नेक्स्ट, अभी डायग्राम की स्लाइड जाते हैं ना, और अब नेक्स्ट होगा दिक्कत के उत्तर तथा महाहिमवंत पर्वत के दक्षिण। सबसे पहले भरत क्षेत्र आया, उसके बाद हिमवंत पर्वत आया, उसके बाद क्या आएगा, क्षेत्र आएगा। एक क्षेत्र एक पर्वत, तो कौन सा क्षेत्र, हिमवंत क्षेत्र। तो हिमवंत पर्वत के कहाँ आया, उत्तर दिशा में, ऊपर है ना, उत्तर दिशा में। और महाहिमवंत पर्वत के कहाँ आया, नीचे दक्षिण दिशा में, हिमवंत क्षेत्र है। और इस क्षेत्र का विस्तार भरत क्षेत्र से कितना हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि भरत क्षेत्र से डबल क्या था, समझ में आ रहा है, भरत क्षेत्र से डबल हिमवंत पर्वत। तो फिर हिमवंत पर्वत से डबल क्या है, यानी भरत क्षेत्र का जितना विस्तार था उससे 4 गुना किसका हो जाएगा, हिमवंत क्षेत्र का हो जाएगा। इसके बहुमध्य भाग में शब्दवार नामक नाभिगिरी है। क्या है नाभिगिरी, वो गोल होती है और बिल्कुल व्हाइट कलर की होती है। ठीक, इस क्षेत्र के पूर्व और पश्चिम में रोहित और रोहितास्या नामक 2 नदियां बहती है। ठीक है, और ये दोनों नदियां नाभिगिरी के उत्तर और दक्षिण में उससे 2 कोस परे रहकर उसकी प्रदक्षिणा करती हुई अपनी अपनी दिशा में मुड़ जाती है और फिर समुद्र में गिरती है। हम डायग्राम में बताते हैं। ठीक, और हिमवंत क्षेत्र में शाश्वत जलनीय भूमि रहती है और यहाँ सदैव सुखमा दुखमा काल जैसी व्यवस्था है। देखो, भोग भूमि और कर्म भूमि की डिटेल अपन बाद में समझेंगे। सिर्फ इतना समझ लो, हमने समझा तो कर्म भूमि जहाँ पे 80-80 कृषि विद्या वाणिज्य सिर्फ आदि क्रियाएं करके, कर्म करके जो आजीविका चलती है वो कर्म भूमि, और जहाँ कल्प वृक्षों की सहायता से सब कुछ प्राप्त होता है वो भोग भूमि। तो जो हिमवंत क्षेत्र है उसमें कौन सी भोग भूमि में 3 पार्टीशन किए, जघन्य, मध्यम और हाईएस्ट, है ना। तो जघन्य भोग भूमि कहाँ पर है, हिमवंत क्षेत्र में, और वहाँ पे कौन सा काल रहता है, सुखमा दुखमा। कौन से नंबर का काल है सुखमा दुखमा, सोच के बोलो, तीसरे नंबर का काल रहता है हमेशा। ठीक, नेक्स्ट चित्र को जबरदस्त का दिखाया है। ठीक है, अब 2D है तो उसमें दिख तो सकती नहीं, ऐसी लंबी नाभिगिरी होती है, जैसे कोई पाइप रख दी। ठीक, तो ये नाभिगिरी है। और जो महापद्म तालाब में से ये नाभिगिरी अपन अभी इधर, ये यहाँ से जो नदी निकलेगी वो इधर जाएगी और इधर क्या बोला था, उत्तर दक्षिण परिक्रमा करते हुए, यानी ये नदी इस साइड इसकी अर्ध परिक्रमा करते हुए यहाँ निकल जाएगी, और जो ऊपर से आएगी वो यहाँ उसकी अर्ध परिक्रमा करते हुए इधर निकल जाएगी नाभिगिरी की। समझ में, इसलिए ऐसा सेट जो बना था ना, ऐसा वो क्यों बनाते हैं, वो परिक्रमा जो ये सेट बना हुआ है। ठीक है, तो नाभिगिरी पर्वत की अर्ध परिक्रमा, पूरी नहीं कर रही, आधी परिक्रमा करके लेफ्ट साइड निकल जाएगी, और ऊपर से जो आ रही है वो अर्ध परिक्रमा करते हुए राइट साइड यानी पूर्व की दिशा की ओर निकल जाएगी। ठीक, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्षेत्र, और वो कौन से कलर का है, सिल्वर कलर का, रजत में, यानी चांदी जैसे कलर का है। और हिमवंत पर्वत कौन से कलर का था, गोल्डन कलर का। ये सब एग्जाम में आएगा। हिमवंत पर्वत कौन से कलर का था, गोल्ड जैसे कलर का। महाहिमवंत सिल्वर जैसे कलर का। इसका विस्तार हिमवंत पर्वत से कितना है, 4 गुना है। इस पर्वत पर 8 फुट है, कितने फुट, और हिमवंत पर्वत पे कितने थे, 11 फुट थे। ठीक, और इस पे कितने हैं, 8। पूर्व दिशा की सिद्धायतन फुट पर क्या है, जिनालय है, और बाकी जितने भी फुट है उसमें व्यंतर देव देवियों के क्या है, भवन है। यहाँ पे भी कौन से देव रहते हैं, व्यंतर देव। इस पर्वत के मध्य में कौन सा तालाब, महापद्मा। इस तालाब के दक्षिण द्वार से रोहित नदी निकलकर हिमवंत क्षेत्र में जाती है, जो नीचे जाती थी। ठीक, और उत्तर द्वार से हरिकांता नदी निकल के उसके ऊपर वाले
क्षेत्र में जाती है। आपको समझ में आ रहा है ना? एक नदी ऊपर जाती है और एक नदी नीचे जाती है, बीच में नाभि कीजिए। और हरित क्षेत्र, इसके बाद कौन सा क्षेत्र आएगा? हरित क्षेत्र। इसका विस्तार हेमवत क्षेत्र से क्या है? 4 गुना है। इस क्षेत्र के मध्य में भी हेमवत क्षेत्र की तरह क्या है? नाभि गिरी। सेम सिचुएशन सब में है, नाभि गिरी। हरिकांता नदी नाभि गिरी की अर्ध परिक्रमा करती हुई इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और इस क्षेत्र में क्या होता है? मध्यम भूमि होती है। जो पहला क्षेत्र था उसमें कौन सी भूमि थी? जघन्य भूमि। और इसमें कौन सा काल था? तीसरा काल। और यहाँ पे कौन सा काल है? चौथा काल। नेक्स्ट, अब क्या आएगा आपका? विदेश क्षेत्र। विदेश क्षेत्र के सेंटर में आज सुमेरु पर्वत के दर्शन करने हैं। आज अष्टमी है, देखो कितना सहयोग बढ़ गया। अष्टमी के दिन देवलोक भी क्या जाते हैं, है ना? सुमेरु पर्वत, अष्टमी और चतुर्दशी के पर्वों के दिन सुमेरु पर्वत की वंदना करने जाते हैं। और आज हम कहाँ की वंदना करेंगे? सुमेरु पर्वत। ठीक। निषद पर्वत के ऊपर क्या है? निषद पर्वत के ऊपर क्या आएगा? कितना रटा हुआ बोलते, वहां जो लिखा है वो समझते नहीं। हमने ये नहीं पूछा, आपने पूछा विदेश क्षेत्र। और नील पर्वत के नीचे क्या आएगा? विदेश क्षेत्र। दोनों साइड पर्वत है ना, नील पर्वत निषद पर्वत, बीच में क्या आएगा? विदेश क्षेत्र। तो नील पर्वत के, निषद पर्वत के उत्तर और नील पर्वत के दक्षिण में क्या है? विदेश क्षेत्र है। इसका विस्तार जो हरित क्षेत्र था उससे क्या है? 4 गुना। और ये जम्बू द्वीप का मध्यवर्ती क्षेत्र है। यानी जम्बू द्वीप के सेंटर में क्या आ रहा है? सुमेरु पर्वत तो है, तो क्षेत्र कौन सा सेंटर में आ रहा है? विदेश क्षेत्र। ठीक। इस क्षेत्र के बिल्कुल मध्य भाग में लोग की नाभि की तरह सुमेरु पर्वत है। जैसे बहुत शरीर जो अपने बॉडी है उसमें सेंटर में क्या होता है? नाभि होती है। वैसे जो 3 लोग, जो पूरा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप की नाभि क्या है? सुमेरु पर्वत। जैसे बॉडी में नाभि सेंटर में होती है, वैसे ही जम्बू द्वीप के सेंटर में क्या है? नाभि की तरह सुमेरु पर्वत है। इसके मेरु, सुदर्शन, मंदर और 2 नाम आप बताओ कौन कौन से होते हैं पंचमेरु के? विजय, अचल और विद्युन्माली। ठीक है। ये आदि क्या है? मेरु पर्वत के टोटल 5 मेरु पर्वत के नाम है। अब मेरु और सुमेरु दोनों में क्या डिफरेंस है? अनुराग दिया मेरु और सुमेरु। मेरु बोलो, मेरु पर्वत 5 है, पर सुमेरु का मतलब होता है सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु में से सु ले लिया और मेरु ले लिया तो क्या बन गया? सुमेरु। ठीक है। पर बाकी क्या है? उसके अलावा जो 4 पर्वत है वो किसमें गिने जाएंगे? मेरु पर्वत के 5 भाग। और सेंटर में कौन सा पर्वत आएगा? सुदर्शन मेरु यानी सुमेरु पर्वत। ठीक है। मेरु पर्वत की कुल ऊंचाई 1,40,000 योजन, सबको याद है। अब स्टार्ट कर, मेरु पर्वत कैसे बना हुआ है? तो अपन बिल्कुल बॉटम से समझ रहे हैं कि कैसे कैसे मेरु पर्वत की हाइट है और क्या कौन से वन मेरु पर्वत में आते हैं। अब याद रखना, इसको कहा जाता है भद्रसाल वन। जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है वो कौन सा वन है? भद्रसाल वन। तो मेरु पर्वत जो लंबा दिख रहा है उसकी स्टार्टिंग, उसका बेस क्या है? भद्रसाल वन। सबसे पहले कौन सा वन आएगा? भद्रसाल वन। एक बार आपको जम्मू द्वीप खोल लीजिए, वहां मैं एग्जैक्ट पोजीशन कोई बता सकता है? नहीं, पूरा नहीं है, थोड़ा सुन सकते। ये जो काजू कतली जैसे सेब का बना है ना, वो भद्रसाल वन। इजीली समझ में आता है। देखो ये दिख रहा है, ये ऐसे पूरा, ये आपका क्या हो गया? भद्रसाल। और ये पूरा लंबा यहाँ क्या होगा? सुमेरु पर्वत। पर एक 2D डायग्राम है तो कैसे दिखेगा? तो ये भद्रसाल वन सुमेरु पर्वत का क्या है? बेस है। अब समझते हैं। यानी अभी अपन विदेश क्षेत्र में सिर्फ सेंटर को समझने का ट्राई करते, फिर इसको और उस पोर्शन को समझेंगे।
पृथ्वी तल पर प्रारंभ में मेरू पर्वत का विस्तार 10,000 योजन है। यानी जैसे ये सपोज मेरू पर्वत है, ठीक है, तो मेरू पर्वत में जो नीचे कितना उसका विस्तार है 10,000 योजन। टोटल जम्बूद्वीप का कितना है 1 लाख, और मेरू पर्वत का नीचे कितनी उसकी चौड़ाई होगी 10,000 योजन। ऊपर क्रमशः घटता गया है, ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा घटता, ऊपर टॉप पे पहुंचते पहुंचते चूली का कितने योजन की होगी 40 योजन की, ऊपर पहुंचते पहुंचते कितना हो जाएगा 40 योजन, ठीक है। और चूली का में भी उसकी विड्थ तो नीचे की खाली 12 योजन होती है, जो 40 योजन की हाइट है 12 योजन की विड्थ रहती है। जैसे सपोज एक चूली का है तो नीचे कितने की है 12, 8 उसकी हाइट है, अरे 40 उसकी क्या है हाइट है। तो ये क्या हो जाएगा भद्रशाल वन। यह भद्रशाल, नंदन, सौनस और पांडु नाम के 4 वनों से घिरा है। यानी सुमेरु पर्वत में कौन कौन से वन मिलेंगे भद्रशाल, उसके ऊपर नंदन, उसके ऊपर सौनस और उसके ऊपर पांडु वन। आप लोग पूजा करते हैं ना पंचमेरु की, इसमें ये सब नाम आते हैं ना, पर आज तक हमको पता नहीं था कि कहाँ पर होते हैं। बस जिंदगी भर से इस प्लेट से चावल उठाए और उस प्लेट में स्वाहा कर दिए, है ना। आप चिमड़ी वो तो दे दो तो हम और बता रहे कहाँ कहाँ कौन से अर्थ का क्या लाइफ का क्या अर्थ होता है। तो ये आपका क्या हो गया भद्रशाल वन। ये भद्रशाल वन पृथ्वी पर तथा शेष 3 वन मेरू की 3 कटनियों पर है। यानी ये भद्रशाल वन है, उसकी चारों दिशा में क्या है 4 कटनी का मतलब जो बाजू में कटनी सिटी है वो नहीं, कटनी का मतलब होता है जैसे ये पत्ते उसमें एक कटनी बनी होती है, यानी 500 योजन आप इधर इधर और इधर चारों साइड से क्या आना है अंदर आना है। समझ में आ रहा है। सपोज यहाँ काजू कतली का सेब का आपका भद्रशाल वन है, अब जो वन है उसमें 500 योजन कहाँ आना है अंदर, यानी कटा हुआ है। जैसे आपने देखा ना कोई चीज कटी हुई होगी तो अंदर आओगे, वहां पे क्या मिलेगा आपको चारों साइड पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी ये 2D में बना है। इसको आप 3D में समझ लीजिए कि यहाँ पर भगवान यहाँ पर और यहाँ पे जैसे मानस स्तंभ में होते हैं, ठीक। तो ये 2D में फिर भी बनाने का ट्राई किया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भद्रशाल वन में 4 भगवान। अब नेक्स्ट देखो, आप लोग जयमाला में पढ़ते हो, जयमाला आज आपकी क्लियर हो जाएगी कि पंचमेरु की प्रथम सुदर्शन मेरु विराजे भद्रशाल वन भू पर चाजे। भू यानी जमीन पर, चैत्यालय चारों सुखकारी मन वचन कर बदना हमारी। हो गई पहली लाइन क्लियर। अब नेक्स्ट, अब कौन सा वन आएगा दूसरा, यानी जो पूरा सुमेरु पर्वत है उसको यहाँ मैंने बिल्कुल पार्ट बना दिया उसके चारों वनों के, और 1 बाय 1 आपको समझा के लास्ट में आपको पूरा सुमेरु दिखेगा, ठीक। तो ये आपका नीचे वाला कौन सा वन हो गया भद्रशाल वन। अब ये 2D में डायग्राम में तो एक मूर्ति कहाँ हो जाएगी पीछे हो जाएगी जो अपने को नहीं दिख सकती। अब उसके ऊपर 500 योजन दिख रहा है, ये 500 योजन ऊपर आप जाओगे तो आपको कौन सा वन मिलेगा नंदन वन। तो भद्रशाल से नंदन वन कितना ऊंचा है 500 योजन। वहां पे चारों साइड क्या मिलेंगे 4 भगवान के दर्शन होंगे। तो आप दूसरा बोलते हो दूसरी लाइन, ऊपर पंच शतक पर सोहे। पंच शतक, शतक यानी 100, पंच यानी 5, तो क्या हो जाएगा 500, है ना। तो जिंदगी भर से पूजा करे आज अर्थ समझ लो। नंदन वन देखत मन मोहे चैत्यालय चारों सुखकारी मन वचन कर। ठीक, तो समझ में आ गया आप कहाँ पहुँच गए। अब कहाँ पहुँचना है तीसरे नंबर का वन कौन सा सौनस वन, ठीक। नंदन वन एक बार पढ़ लेते, टेक्स्ट भी पढ़ते जाओ नंदन वन के टेक्स्ट। हाँ,
पृथ्वी तल से 500 योजन ऊपर जाकर नंदनवन के स्थान पर चारों ओर से एक साथ 500 योजन संकुचित होता है। यानी आपको ये बात हर एक जगह याद रखनी है कि जैसे ये नीचे था भद्रसाल वन, ये समझ लो भद्रसाल था, ये 500 योजन आप ऊपर गए, ये आपको नंदनवन मिला। फिर ये पूरा नंदनवन है तो चारों साइड से 500 योजन की क्या हो जाएगी, कटनी बनेगी। ठीक, यानी अंदर अंदर कटेगा, वो पर्वत क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और वहां पे चारों दिशा में क्या मिलेंगे, 4 चैत्य मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब तीसरा क्या मिल गया, सोमनाथ। ये डुप्लीकेट बना हुआ है, फिर भी सुमेरु बनाने का ट्राई किया है, गोल्ड की तरह चमका दिया है। ठीक, तो आप मन में विजुअलाइज करो, जब ये इतना अच्छा दिखता है तो सुमेरु पर्वत कितना अच्छा दिखता होगा। ठीक, हमको पता नहीं था, हमने हस्तिनापुर के कई बार दर्शन किए, पर हमको ये सुदर्शन मेरु में क्या चीज है वो नहीं पता था। इसलिए जितने मंदिर देखे उन सबके दर्शन करके रिटर्न आ गए और खुश हो जाते हैं हमने जम्बूद्वीप के दर्शन कर लिए। लेकिन अब जब जाओ हस्तिनापुर तो आप एक एक देखना कि पूर्व की ओर माता जी ने कहाँ कहाँ चैत्यालय बनवाए है, कहाँ सुदर्शन मेरु है, कितनी ऊंचाई पर है। जैसा अपन पढ़ते हैं वैसा ही वहाँ देख बना हुआ देखने मिलेगा, लेकिन अब समझ में आएगा। ठीक, तो ये कौन सा वन, ये कितने योजन अपन ऊपर गए, 500 योजन। कौन सा वन मिला, नंदनवन। अब ये जो आपको यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट दिख रहा है, ये वन है, वो यहाँ से थोड़ा यहाँ तक सीधा जा रहा है, यानी 11,000 योजन तक क्या जाएगा, नंदनवन सीधा जाएगा। यानी पर्वत बिल्कुल नंदनवन नहीं, सॉरी, पर्वत बिल्कुल सीधा जाएगा, यानी पर्वत स्ट्रेट 11,000 योजन हाइट तक स्ट्रेट जाएगा। उसके बाद यस इस साइड देखो 11,000 योजन, देखो यहाँ लिखा है, यहाँ तक पर्वत बिल्कुल स्ट्रेट है। फिर थोड़ा पर्वत क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा, और ऐसा तिरछा पर्वत 62,500 योजन तक थोड़ा सा तिरछा होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा तिरछा होगा। क्या, 62,500 योजन पर अपन पहुंचेंगे, यानी 52,500 ये, सॉरी 52,500 ये, 51,500 ये, और ये 11,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 62,500। यानी इसकी हाइट कितनी है, टोटल 62,500। 11,000 सीधा जाएगा और 51,500 थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। ये 11,000 और 51,500 और टोटल आपको मिलेगा 62,500। तो आपको कौन सा वन मिलेगा, सोमनाथ वन। अब आप पूजा की लाइन पढ़ो तो आपको 62.5 सहस्र ऊंचाई, आ गया 62.5 सहस्र ऊंचाई। वन सुमनस शोभे अधिकाई, चैत्यालय चारों सुखकारी, मन वचन कर। तो अपन कहाँ तक, कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, 62,000 ऊंचाई तक अपन योजन 6500, क्योंकि ये क्या है, पर्वत द्वीप समुद्र सबकी ऊंचाई महायोजन से नापते हैं। तो एक योजन लगभग 6500 किलोमीटर का, तो 62,500 योजन कितने किलोमीटर का, तो 62,500 इंटू 6500 करो, इतनी ऊंचाई पर अपन पहुंच गए। गिरनार के 10,000 पगथिये भी चढ़े जाते, और अपन कहाँ तक पहुंच गए, 62,500 योजन ऊंचाई पर पहुंच गए। कितने किलोमीटर आया, हाँ हाँ, संकुचित हो जाएगा और चारों साइड क्या मिलेंगे, 4 चैत्य। नेक्स्ट, अब दिख रहा है सुमेरु पर्वत, एग्जैक्ट सुमेरु पर्वत ऐसा होता है। तो ये नीचे कौन सा, भद्रसाल। अब कितना ऊपर गए, कौन सा मिला, अब ये सीधा कितना गए, 11,000। तिरछा कितने गए, 51,500। कौन सा मिला, सोमनाथ। अब अपने को कहाँ पहुंचना
सीधा कितना जाता है पर्वत? 11,000। 11,000 सीधा गया और तिरछा कितना जाता है? 25,000 योजन। तो टोटल कितना हो जाएगा? 36,000। तो 36,000 पे पहुंचेगी तो कितने कौन मिलेगा? पांडुक वन मिलेंगे। ठीक, अब लाइन पढ़ते हैं। ऊंचा जो जन सहस 36 पांडुक वन सोहे गिरिशीसम चैत्यालय चारो सुखकारी मन बचतन कर हो गया। ऊंचा जोजन सहस 36 जोजन यानी योजन, सहस यानी 1000 और 36 यानी 36। तो 36,000 योजन पे क्या मिल जाएगा अपने को? पांडुक वन अपने को मिल गया। वहां पे भी चारों साइड 500-500 योजन भी कटेगा पर्वत और चारों साइड क्या मिलेंगे? 4 चैत्यालय। तो टोटल कितने चैत्यालय होंगे पूरे सुमेरु पर्वत में? 16। अब आप लोग क्या करते हो? चारों मेरु समान, ये अभी बाद में आएंगे, बाकी के 4 मेरु का देखेंगे तब आएंगे। अब क्या पढ़ रहे हो? जम्बूद्वीप में कौन सा पर्वत है? पंच मेरु में से खाली सुदर्शन मेरु कहाँ पर है? जम्बूद्वीप में। बाकी 4 कहाँ पर है? सुदर्शन मेरु जम्बूद्वीप में है, बाकी 4 कहाँ है? वो तो पंच मेरु बोलते हैं ना, तो बाकी 4 कहाँ पर है? टोटल 2.5 द्वीप में, वो अपन बाद में समझेंगे। आज तक अपन बचपन से पंच मेरु के वो बने हुए मंदिर में होते, उसके दर्शन करते, पर हमको ये नहीं पता है कि पंच मेरु कहाँ पर है। हम तो समझते होंगे भाई जम्बूद्वीप एक राउंड में कहीं 5, पर ये राउंड में सिर्फ क्या है? सुदर्शन मेरु। बाकी सबकी पोजीशन क्या है? पांडुक वन है, पांडुक वन के ऊपर भी कुछ बाकी है। ये कितना योजन हुआ टोटल? ये 99,000 योजन हो गया। ये 500 प्लस ये कितना था? 62,500 63,000 प्लस 25,000 कितने हो गए? 99,000। अब क्या बचा? चुल्ली का नहीं होता, चुल्ली का, ठीक है ना? वो चुल्ली का कितनी योजन की है? 40 योजन की। अभी चुल्ली का अपने को देखनी है। हम 1 मिनट ये पढ़ लेते। 11,000 योजन तक पुनः समान विस्तार से जाते 25,000 योजन तक क्रमशः घटता हुआ पांडुक वन के स्थान पर से चारों ओर से इतने योजन संकुचित हो जाता है। 400 हाँ ठीक, ये 500 योजन नहीं होता है, ये 494 योजन संकुचित होता है। 500 योजन में कुछ कम, 6 कम। नेक्स्ट, ठीक, ये आपके क्या हो गया? चुली का दिख रही है ऊपर, ये ब्लू कलर की जो दिख रही है वो क्या है? चुली का। वो चुली का कितनी ऊंची होती है? 40 योजन की होती है, ठीक। नीचे कितनी चौड़ी होती है? 12 योजन, ठीक। और हाइट कितनी? 40। और ये ऊपर में कितनी चौड़ी? जो ऊपर छोटी हो गई वो खाली 8 योजन की होती है, ठीक है। चुली का अगर नाम एग्जाम में आए तो भूल मत जाना। नीचे कितने? 12। ऊपर कितनी? और ये हाइट कितनी? 40 योजन, ठीक। 40,000 मत लिखना एग्जाम में, 40 लिखना, ठीक। अब उसका पढ़ लेते हैं। सुमेरु पर्वत अब पूरा दिख रहा है, तो एग्जैक्ट सुमेरु पर्वत अपन गोल समझते हैं, वो गोल नहीं है। वो तो समझाने के लिए वो क्या करे, टूनी में लिखा नहीं तो बीच में दिखा दिया, पर बाकी एग्जैक्ट ऐसा होता है। तो ये मध्य लोक का सर्वप्रथम पर्वत है। विदेश क्षेत्र को बहुमध्य भाग में स्थित स्वर्णवर्ण यानी गोल्डन कलर का है। सुमेरु पर्वत कैसे कलर का है? गोल्डन कलर, तो चमचमाता है गोल्डन कलर, ठीक। और स्वर्णवर्ण वो कूटाकार यानी जैसे कूट का आकार होता है, बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा तिरछा तिरछा होता जाता है। ये जम्बूद्वीप में कहाँ है? एक पर्वत है सुदर्शन मेरु। बाकी कहाँ मिलेंगे आपको? धारकी खंड में। ढाई द्वीप क्या याद कर लिया? ढाई द्वीप में ढाई खंड है, तो धारकी खंड में कितने मिलेंगे?
2 और पुष्कराट में कितने मिलेंगे 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल 5। एक जम्बूद्वीप 2 धात्विकण और 2 पुष्कराट, टोटल कितने हो गए 5। अब अपन बाद में जब 4 और पर्वत का समझेंगे, जब धात्विकण और पुष्कराट समझेंगे तब आपको वहां पे भी दिखा देंगे और फिर 5 को एक साथ रख के दिखा देंगे कि एग्जैक्ट 5 कैसे दिखते हैं। इसमें प्रत्येक में कितने चैत्यालय हैं 16 चैत्यालय। ठीक है, ये 16 चैत्यालय हो गए। तो जम्बूद्वीप के टोटल कितने चैत्यालय अभी तक अपन ने पढ़े 16 ये और 8 पर्वत के 6 पर्वत के 6 और विजयाट के 2, 16 और 8 24 गिनना। ठीक, 24 चैत्यालय के दर्शन अपन ने कर लिए। अभी 458 में से 24 ही देखे हैं। यह पर्वत तीर्थंकरों के जन्माभिषेक के आसन रूप माना जाता है। जो भरत और ऐरावत क्षेत्र विदेह क्षेत्र के जो तीर्थंकर होते हैं उनका जन्माभिषेक कहाँ पर होता है? अपन ने सुना है ना कहाँ पर होता है? आप लोग अभिषेक करते समय नीचे क्या बनाते हो? पांडुशिला बनाते हो। और वो पांडुशिला कहाँ पर होती है? कोई बताएगा कहाँ पर होती है? यहाँ पे यहाँ चारों दिशा में, जो हमने 4 दिशा बताई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वहां पे 4 भगवान के 4 मंदिर और जो 4 विदिशा बचेगी ना, पूर्व और उत्तर का पोर्शन, उत्तर और पश्चिम का पोर्शन, पश्चिम और दक्षिण का, दक्षिण और पूर्व का, ये जो 4 पोर्शन विदिशा बचेगी वहां पे 4 क्या है? शिलाएं है। और पांडुक कमला, रक्ता कमला, ये 4 क्या है? शिलाएं। और वहां पे क्या होता है? तीर्थंकर भगवान का जन्माभिषेक होता है। जब भगवान का जन्म होता है तो सौदामित्र कहाँ जाके अभिषेक करता है? इतने ऊंचे जाके 99,000 योजन ऊपर जाके क्या करता है? भगवान का अभिषेक करता है। सोचिए, और पानी कहाँ से आता है अभिषेक का? क्षीर सागर कौन से नंबर का समुद्र है? कौन से नंबर का? सेकंड का कौन सा है? नहीं, क्षीर समुद्र से वो क्या आता है? 5वें नंबर का समुद्र है। क्षीर समुद्र कौन से नंबर का है? तो कहाँ 5वें नंबर का समुद्र और कहाँ सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु तो फर्स्ट नंबर का है, यानी जम्बूद्वीप में है। तो पहले नंबर का द्वीप, उसके बाद में लवण, उसके बाद में धात्विकण, उसके बाद में कालो नदी, उसके बाद में कौन सा? पुष्करवर द्वीप, उसके बाद में पुष्करवर समुद्र, फिर वारुणीवर द्वीप। चौथे नंबर का द्वीप कौन सा? वारुणीवर। और उसके बाद कौन सा? वारुणीवर समुद्र। उसके बाद कौन सा आएगा? क्षीरवर द्वीप और क्षीरवर समुद्र। इतने दूर से किसका जल लाया जाता है? भगवान के। और कितनी बड़ी लाइन लगती है देवों की, असंख्यात देव है, एक दो गिनती के थोड़ी, असंख्यात। तो क्षीर समुद्र है, वहां से देवों की लाइन लगती है। तो इतनी हाइट पर जम्बूद्वीप में आके 99,000 योजन हाइट तक वो देवों की क्या लगती है? लाइन लगती है। एक दूसरे को कलश पास करते हैं। अभिषेक कौन करता है? सौधर्मेंद्र। ठीक, सोचो कितना ब्यूटीफुल सीन होगा वो। क्षीर समुद्र कितना दूर, 1 लाख का जम्बूद्वीप, 2 लाख का लवण, 3 लाख का धात्की, 4 लाख का कालो नदी, 5 लाख का डबल, 1 लाख का जम्बूद्वीप, 2 लाख का लवण, 4 लाख का धात्की, 8 लाख का कालो नदी, 16 लाख का पुष्करवर, 32 लाख का पुष्करवर समुद्र, फिर 64 लाख का वारुणीवर द्वीप, 128 लाख का वारुणीवर समुद्र, और उसके बाद 256 लाख का क्षीरवर द्वीप और 528 लाख योजन का क्षीरवर समुद्र। इतने दूर से पानी आता है भगवान का, इतने लाख योजन 526 नहीं है, 512 लाख योजन दूर से भगवान के लिए क्या आता है? जन्माभिषेक के लिए पानी आता है। वो पाला कितना होता है?
और उसके लिए इतने दूर से पानी आता है। बॉर्डर से सेंटर में आएगा माता, बॉर्डर से सेंटर में नहीं आएगा, मतलब बॉर्डर से ना जाए। वो 1000 यूजर इसके ऊपर 12 लंदन 14 पांडुरंग ठीक चूली का 40 हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ लेना सीन है जो अभी हमने बताया थियरी में, ये पांडुक वन के ऊपर का सीन, ठीक। ये पांडुक वन को 2D में दिखा दिया। ये पांडुक वन के ऊपर पहले तो ये क्या हो जाएगा, 4 चैत्यालय हो जाएंगे। ये दिख रहा है 1 2 3 4, चारों दिशा में क्या है, 4 चैत्यालय। अब 4 चैत्यालय के बाद ये जो विदिशा है 1 2 3 और 4, उसमें क्या है, 4 शिलाएं। वो शिलाओं का शेप कैसा होता है, ऐसा अर्धचंद्राकार जैसा शिला का शेप होता है, ठीक। इसमें ये क्या है, 3 जो दिख रहे हैं वो आसन है। इसमें सबसे सेंटर वाला जो आसन है उसमें कौन विराजित होते हैं, तीर्थंकर बालक। तीर्थंकर बालक को कहाँ विराजमान किया जाता है, इस सेंटर वाले आसन में। और तीर्थंकर बालक उस समय जैसे अभी के बालक सोते रहते हैं, वैसे सोते नहीं रहते, वो पद्मासन में बैठे इतनी छोटी एज में। कैसे बैठते हैं, पद्मासन में। जन्मा हुआ बालक जैसे ही जन्म हुआ सौदर सची इंद्राणी माया करके कहाँ ले आती है, सौदर में इंद्र को सौंप देती है। और सौदर में इंद्र को ऐरावत हाथी पर बिठाकर कहाँ लेके आते हैं, ये शिलाओं पर लेके आते हैं, ठीक। और यहाँ पर तीर्थंकर बालक कैसे बैठते हैं, पद्मासन में। अब ये जो 2 आसन है वो किसके हैं, कौन अभिषेक करता है, तो एक साइड सौधर्म इंद्र बैठेगा और दूसरी साइड ऐशान इंद्र बैठेगा। सौधर्म और ऐशान इंद्र दोनों साइड बैठेंगे और बीच में तीर्थंकर बालक। अब वो मैटर लाइए, देखो पहले शिलाओं के नाम बता। वो शिला, ये शिला कौन सी है, पांडुक शिला। ये पांडुक कमला, जो अभी हमने 4 नाम बोले, पांडुक कमला, रक्त कमला और रक्त शिला और रक्त कमला। पांडुक रक्त, पांडुक कमला, रक्त कमला, इस तरह से। अब कौन से तीर्थंकर का कहाँ पर अभिषेक होता है वो भी फिक्स होता है। किसी 4 शिलाओं में कहीं पे भी पहुंच जाए सौदर में इंद्र, तो ऐसा नहीं होता है, वो भी फिक्स है। भरत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकरों का जन्म होगा वो कहाँ जाएंगे, उनका अभिषेक पांडुक शिला पर होगा। यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर का जन्म होगा उन सबका अभिषेक कहाँ होगा, रक्त शिला पर। ऐरावत क्षेत्र कहाँ पर है, जम्बूद्वीप में टॉप पर। भरत क्षेत्र कहाँ है, नीचे। ऐरावत क्षेत्र जैसा भरत क्षेत्र है वैसा ही ऐरावत क्षेत्र है। और बीच में क्या है, जम्बूद्वीप के सेंटर में कौन सा क्षेत्र है, विदेश क्षेत्र। तो उसमें जो राइट साइड का जो क्षेत्र है, सेंटर में तो सुमेरु पर्वत आ गए, विदेश क्षेत्र है उसके बीचों बीच में क्या है, सुमेरु पर्वत। अभी अपन ने देखा था ना, वो काजू कतली जैसा सेब पे भद्रसाल, उसके बीच में सुमेरु। तो इस साइड की जो लाइनिंग आपको दिख रही थी वो पूर्व विदेश हो जाएगी, राइट साइड की, और लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा, पश्चिम विदेश। तो पूर्व विदेश में जितने भी तीर्थंकर जन्म लेंगे वो कहाँ जाएंगे, रक्त कमला पे। और पश्चिम विदेश में जितने भी तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होगा, जन्म लेंगे, उन सबका जन्माभिषेक कहाँ होगा, पांडु कमला पर होगा। तो ये सबकी पोजीशन फिक्स है। तो आज तक अपन देखे कि पांडु का अपन पांडु शिला बनाते हैं, फिर तीर्थंकर भगवान को। तो अपन पांडु शिला क्यों बनाते हैं, क्योंकि अपन कहाँ के जीव है, भरत क्षेत्र के। तो यहाँ के भगवान का अभिषेक कहाँ पर होता है, पांडु शिला पे। और कोई पश्चिम विदेश का होगा तो वो कौन सी शिला बोलेगा, पांडु कमला। कोई ऐरावत क्षेत्र का होगा तो वो क्या बोलेगा, रक्त शिला। और कोई पूर्व विदेश का होगा तो क्या बोलेगा, रक्त कमला। तो इस तरह से जो पांडुक बल था, पांडुक बल में 4 दिशा में 4 चैत्यालय और 4 विदिशाओं में 4 शिलाएं होती है। और जैसे जैसे जहाँ के तीर्थंकर जन्म लेंगे वैसे वैसे अपनी पोजीशन के अनुसार सौदर में इंद्र जाकर के क्या करता है, अभिषेक करता है। ठीक, वो वाला है। दक्षिण दिशा में पांडुक शिला, आग्नेय में पांडुक कमला, नैऋत्य में रक्ता और वायव्य में रक्त कमला शिला है। वो अर्धचंद्राकार है। कैसी है, अर्धचंद्राकार। और इसमें क्रमशः यानी क्रम से गिनना है कि पांडुक शिला में भरत,
आग्नेय दिशा में जो पांडुप कमला है उसमें पश्चिम विदे, रक्ता में ऐरावत और पूर्व विदे के तीर्थंकरों का रक्त कमला शिला पर क्या होता है, जन्माभिषेक होता है, आपने देख लिया। इसी प्रकार दार्की खंड द्वीप में पूर्व तथा पश्चिम दिशा में विजय और अचल नाम के क्या है, दो मेरु, अपन आगे समझेंगे। इसके बाद जम्बूद्वीप के बाद समुद्र आएगा, फिर क्या आएगा, दार्की खंड। तो उसमें कौन कौन से मेरु पर्वत है, विजय और अचल। पूर्व दिशा में विजय और पश्चिम दिशा में अचल। तो कैसी पोजीशन बनेगी, जैसे सेंटर में सुमेरु, फिर दार्की खंड में यहाँ पे राइट साइड में क्या आएगा, विजय, और इस साइड पश्चिम दिशा में क्या आएगा, अचल। तो तीन पर्वत समझ में आएगा। अगर लाइन नहीं होते पर खंड अलग अलग है, द्वीप अलग अलग है। और पुष्कर द्वीप में पूर्व तथा पश्चिम दिशा में मंदर और विद्युतमानी नामक दो मेरु है। तो टोटल कितने हो गए, 5 हुए। सेंटर में जम्बूद्वीप में कौन सा, सुदर्शन मेरु, अभी अपन ने देखा। फिर दार्की खंड में पूर्व दिशा में कौन सा, विजय, पश्चिम दिशा में कौन सा अचल। फिर अपन कौन से खंड में पहुंचेंगे, पुष्कराग। तो पुष्कराग में राइट डायरेक्शन यानी पूर्व दिशा में कौन सा, मंदर, और पश्चिम दिशा में कौन सा, विद्युतमानी। तो 5 मेरु हो गए, सुदर्शन मेरु, विजय मेरु, अचल मेरु, मंदर मेरु और विद्युतमानी। ये 5 क्या हो गए, मेरु हो गए। समझ में आ गया। तो ये 5 मेरु। और विशेषता इतनी है कि इन पर्वतों में प्रत्येक की ऊंचाई 84,000, यानी सुदर्शन मेरु की कितनी थी, 1,40,000 योजन, और बाहर 99,000। ठीक, पर ये जो बाकी 4 पर्वत है उनकी ऊंचाई कितनी है, 84,000 योजन की। चारों पर्वत क्या है, सेम है। अब देखो आ गया, चारों मेरु समान बखाने, चारों मेरु कैसे, बाकी के 4 समान। भूपर भद्र साल जहु जाने, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर वंदना हमारी। अब 16 कैसे हो गए, 4 पर्वत, सुदर्शन मेरु का भूल जाओ, उसके बाकी के 4, तब कितने हो गए, 4 4 16। तब चैत्यालय 16 सुखकारी, भद्रसाल वन, वहां पर भी क्या है, भद्रसाल वन जो यहाँ देखा था। तो कितने चैत्यालय वहां के, 16। ठीक, ऊंची 5 शतक पर भाके, चारों नंदन बन अभिलाखे, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर। क्योंकि ये चारों चैत्यालय की हाइट वेट सब सेम है। तो कितने, 5,500 योजन पे कौन सा वन मिलेगा, नंदन वन, बाकी के 4 चैत्यालय। तो टोटल कितने हो गए, 16 भगवान, चारों चैत्यालय के चारों साइड के 16। 55 सहस उतंगा, वन सौ मनस 4 बहुरंगा, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर। कितना ऊंचा है वो, फिर 55.5। तो कितना हो गया, 55,500, और पहले का 500। ठीक, तो इतने अपन सोमनाथ वन 55,500 पे मिलेगा। और फिर चारों साइड के फिर से कितने हो गए, चारों पर्वत के 16। समझ में आ रहा है। ये तो अपन ने समझ लिया क्योंकि सुदर्शन मेरु की हाइट ज्यादा है, बाकी 4 की सेम है। कितनी है टोटल, 84,000। उसमें से 500 योजन पे आपको नंदनवन, और फिर 55,500 पे आपको क्या मिलेगा, सोमनाथ वन। अब पांडुवन कितने पे मिल रहा है, उच्च 28 सहस बताए, पांडुक चारों वन सुभगाए, चैत्यालय 16 सुखकारी, मन वचन कर। अब कितना, उच्च 28 सहस बताइए, 28,000 और ऊपर जाएंगे तो वहां पे कौन सा वन मिलेगा, पांडुक वन मिलेगा। पांडुक वन यानी अपन टॉप पर पहुंच गए। तो ये बाकी के
4 पर्वत की ये क्या हो गई सिचुएशन। टोटल कितना हो गया 84,000 का। सुर नर चारण वंदन आवे, सो शोभा हम किय मुख गावे। सोचो वहां कौन कौन आता है, सुर नर चारण रीतिधारी मुनि महाराज सब लोग ये पंचमेरु की वंदना करने जाते हैं अष्टमी चतुर्दशी के दिनों में, पर्व के दिनों में। तो कितनी अच्छी शोभा होती है, वैसे ही पर्वत ब्यूटीफुल है। सो शोभा हम किय मुख गावे, उसकी शोभा किस मुख से गाए। ठीक, चैत्यालय कितने हो जाएंगे, सबका मिला लोगे तो कितना हो जाएगा 16 पैसा 16 बच्चा 80। ठीक, 80 नहीं 80। चैत्यालय 80 सुखकारी, मन वचन तन कर। समझ में आ गया 80 चैत्यालय कहाँ कहाँ पे होते हैं, सुदर्शन मेरु और बाकी के 4 मेरु में 84,000 हाइट पर इस तरह से होते हैं। तो पंचमेरु के 80 चैत्यालयों की आप देख लिया पंचमेरु कैसा होता है। ठीक, समझ लिया। अभी तक विधि क्षेत्र में किसको समझा, एक आदमी गोल जो ड्रॉ किया है ना उसको समझा, ये गोल को। अब ये 4 क्या है, ये 4 को बोलते हैं गजदर। क्या बोलते हैं गजदर। अब ये अपन कल समझेंगे, टाइम लगेगा। एक बार जम्बूद्वीप दिखा दो, तो ये कहाँ पर है वो दिखा दो। अभी तो देखो कितने चैत्यालय हुए, सुमेरु पर्वत 5 मेरु के 80 और जम्बूद्वीप के पूर्व दिशा के 8 और कहाँ की, हाँ बस इतने ही गिने थे। तो 80 + 8 88 चैत्यालय अभी अपन ने कवर किए। अब ये जो गजदर आपको दिख रहा था, ये जो बाउंड्री दिख रही है यहाँ से लेके यहाँ की बाउंड्री, ये जो बीच का जो पोर्शन है उसको नीचे वाले को देवगुरु कहते हैं और ऊपर वाले को उत्तर गुरु कहते हैं। और ये 4 पर्वत है, इसका नाम है गजदर। 4 गजदर और चारों गजदर के नाम है। गजदर नाम क्यों पड़ा, जैसे हाथी के जो दांत होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, यहाँ चौड़े और ऊपर जाके है ना ऐसे। तो इसलिए ये 4 गजदर पर्वत या सेंटर में सुमेरु पर्वत और फिर ये उत्तर गुरु और ये देवगुरु। अब इसमें कोई बताएगा जम्बू वृक्ष कहाँ पर है, 2 लड़े दोनों ही जम्बू है। कौन सा वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला, कितने लोग ऊपर वाला कहेंगे। और इसी वृक्ष के नाम के कारण, इसी वृक्ष के नाम कारण इस पूरे द्वीप का नाम क्या पड़ा है। ये वृक्ष है वो कोई वनस्पति का ही नहीं है, पृथ्वी का ही है और वो शाश्वत रहता है। इस पे भी जीन चैत्यालय है, कल अपन देखेंगे। तो इसके कारण, इस वृक्ष के कारण इस द्वीप का नाम क्या पड़ा, जम्बूद्वीप। और ये जो पोर्शन है, ये जो लाइनिंग सब दिख रही है वो क्या है, पूर्व विदेह। और उस साइड जो लाइनिंग दिख रही है वो क्या है, पश्चिम विदेह। तो विदेह के बीच में सुमेरु पर्वत, भद्रशल वन और गजदर के 4 पर्वत आते हैं। ये पूर्व विदेह, पश्चिम विदेह और ये जो इसको देवगुरु और उत्तर गुरु भी कहते हैं वो अपन कल देखेंगे। जो पीछे फोटो बना हुआ है वो अंकल के पीछे नीचे वाले वृक्ष का नाम है शालमली वृक्ष। आप पूजा में पढ़ते हो जम्बू वृक्ष, शालमली वृक्ष। ये जम्बू वृक्ष और शालमली वृक्ष, इन पर भी एक चैत्यालय है। तो कितने चैत्यालय हो गए, 80 तो पंचमेरु के, 8 जम्बूद्वीप के और एक जम्बू वृक्ष का और एक शालमली वृक्ष का। 90 चैत्यालय 458 में से हो। अच्छा लगा इस पंचमेरु का मध्य क्षेत्र में विद्यमान किस तीर्थंकर की वंदना करेंगे, नंदीश्वर के 52 चैत्यालयों की वंदना करेंगे।
ठीक है, बंद कर दो क्वेश्चन। ये पुरस्कार श्री राजेंद्र कुमार जी को दिया। क्वेश्चन एक ही बार बोलेंगे सभी सबमिट। फर्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन मेरू को छोड़ करके बाकी जो पर्वत है 4 मेरू, उनकी हाइट कितनी है? पीछे से पर्वत है, उसकी हाइट कितनी है? 84,000 योजन। वो 1000 न्यूटन की जड़ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें नहीं। सुदर्शन मेरू में नंदनवन से सोमनाथ वन का डिस्टेंस कितना है? नंदन से कितना है? नंदन से सोमनाथ। पक्का? वेरी गुड। नंदन से सोमनाथ वन का अंतर 2 योजन। जम्बू द्वीप में हिमवत पर्वत कौन से कलर का है? उसमें कितने कूट है और कौन से कूट पे कौन रहता है? बहुत इजी है। हाँ, पीछे लगता है और उसमें 11 फुट है और 10 फुट में बेहतर देवियाँ रहती है। 11वीं में भोजी मंदिर सत्याग्रह जी मंदिर। पांडुपुर में कितनी शिलाएं कौन सी दिशा में होती है? को भी नहीं मिला। ठीक है, सुनो। 4 शिलाएं होती हैं, पांडुप शिला, पांडुप कमला और रक्त शिला और रक्त कमला। दिशा भी बताइए। पूर्व साइड में है पांडुप शिला। पूर्व में तो भगवान है। मतलब जहाँ पर भरत क्षेत्र के मतलब तीर्थंकरों का जन्माभिषेक होता है वो पांडुप शिला। ऐरावत क्षेत्र के रक्त शिला और जो विदेश क्षेत्र की पूर्व दिशा है उसके होते हैं पांडुप कमला, रक्त कमला और पश्चिम दिशा पे पांडुप कमला। लास्ट क्वेश्चन, बच्चे बड़े सब बराबर हैं खिलाफ। जगन्य और मध्यम भूमि कहाँ पर है और वहाँ पे कौन सा काल रहता है? जगन्य भूमि और मध्यम भूमि कहाँ पर है और वहाँ पे कौन सा काल रहता है? आपने बोली? बैठ जाओ। हिमवत पर्वत पे सोमनाथ वन। ठीक। और दूसरा ये यानी बहुत इजी है। आप लोगों ने तो नहीं लिखा। हिमवत क्षेत्र में सुखमत महाकाल। हिमवत क्षेत्र में वो पर्वत है, थोड़ा क्षेत्र में। हिमवत पर्वत पर जघन्य भूमि। पर्वत पे कैसे भूमि होगी? नहीं, हिमवत क्षेत्र पर। कौन सा क्षेत्र? तीसरा चौथा कौन सा? तीसरा ऊपर तीसरा काल, नीचे चौथा काल। और कुछ हरी
हरि क्षेत्र और जगन्नाथ प्रभु में कहाँ पर हेमवत क्षेत्र हेमवत क्षेत्र। सूर्य को खाओ शोभायमान करो सदा दिन